नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव इस बार बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान में अब मात्र सप्ताह भर का समय रह गया है और आप देखिए कि एनडीए कहीं आगे दिख रहा है। प्रधानमंत्री जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं पहले चरण में, उनमें से 2 सीटों पर चुनावी रैलियां संबोधित कर चुके हैं। बड़ी आबादी उनके समर्थन में खड़ी हो गई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन महागठबंधन में किचकिच और उम्मीदवारों की सेटिंग के लिए ही संघर्ष जारी है और ये बताता है कि किस तरह से एनडीए अपने इरादे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये परिदृश्य साफ दिख रहा है। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरे दौर के चुनाव यानी दूसरे चरण के मतदान होंगे, वो उसके लिए सीमांचल की क्षेत्रों में जिस तरह से वो अभी किलेबंदी की जा रही है, वो उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। और उसके बाद तीसरे चरण में भी जिस तरह से चुनाव की समा बंधेगी, उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी कुल मिलाकर के ऐसा दिख रहा है कि 13 से 14 सीटें ऐसी हैं तीसरे चरण, चौथे चरण, दूसरे चरण में सब मिलाकर के कि इन सीटों पर यानी पूरे बिहार में 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर लालू यादव की विशेष नजर है। लालू यादव इस बार कोई भी कसक नहीं छोड़ना चाहते। वो पिछली बार यानी 2019 की हार का सबक लेते हुए इस तरह से अपने समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं कि कोई बात शेष न रह जाए और एनडीए अपने इरादे में सफल न हो जाए। तो मैं बता रहा था कि 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां एमवाई समीकरण बहुत ही मायने रखता है। एमवाई से आप समझ गए होंगे। मैं बताता हूं। एम मतलब मुस्लिम और वाई मतलब यादव। मुस्लिम यादव समीकरण जो आरजेडी का अपना समीकरण है, जिस पर वो गणित भिड़ाते हैं और जीत हार का पैमाना तय करते हैं, वो उससे प्रभावित होने वाली करीब 13 सीटें ये बिहार में ऐसी हैं जिनको लालू यादव आसान मानते हैं और इन सीटों पर अपनी जीत की राह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से इन्होंने जुगाड़ लगा रखा है। मुस्लिम आबादी प्रभावित करती है 12 से लेकर 65-70% आबादी मुसलमानों की। जिन सीटों पर, उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधेपुरा, औरंगाबाद, भागलपुर, शिवहर, बांका, सुपौल, ऐसी इनमें औरंगाबाद की भी सीट है, इनमें नवादा की भी सीट है, लेकिन इनमें प्रतिशतता थोड़ी कम है। अब इन सीटों पर ऐसा जाल, ऐसा ताना बाना लालू यादव ने बिछा रखा है कि वो एनडीए के जनाधार में घुसपैठ कर सकें और उनके जनाधार को बेधते हुए अपने एमवाई समीकरण को साध लें और फिर जीत की राह आसान हो जाए। लेकिन ये कितना आसान हो पाएगा, ये उनके इरादे पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है मतदाताओं के इरादे पर और मतदाताओं के वोट पर। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर किशनगंज और कटिहार में जहां 70 और करीब 55% मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं मतदान को, उन इलाकों में अगर मुस्लिम आबादी एक तरफा वोट करने निकलती है तो उनके खिलाफ सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है। यानी बाकी जातियां, जिनमें यादव भी
महत्वपूर्ण है, जो कि लालू यादव का जनाधार है, जिस पर वो दावा करते हैं, वो भी मुखर होकर वोट करती है मुसलमान के खिलाफ, यानी मुस्लिम आबादी जिधर जाती है उनके खिलाफ ये गोलबंद हो जाती है। ये किशनगंज में होता है। किशनगंज में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, तो दूसरी बड़ी आबादी यादवों की है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। और पैटर्न से अलग, यानी जो परंपरा, जो लालू यादव का समीकरण और जो गणित है, उससे ठीक उलट किशनगंज कटिहार में यादव मतदाता मुस्लिम आबादी के विरोध में गोलबंद होकर मतदान करते हैं। और यही कारण बनता है कि इन इलाकों में अगर कांग्रेस या धर्मनिरपेक्ष कही जाने वाली इंडिया गठबंधन की सहायक पार्टियां अगर मात खा जाती हैं, तो उसकी पूरी वजह यही है। अब आप देखिए कि ये कैसे होगा इन सारे सीटों पर, जिस तरह से, हालांकि अभी बाद में चुनाव होने हैं, इन क्षेत्रों में कई चरणों बाद चुनाव हो गए। दूसरे चरण में तो सीमांचल की सीटें हैं, उनमें बहुत ज्यादा रसाकशी है। लेकिन एक और भी बात महत्वपूर्ण है कि इन सीटों पर अभी जिस तरह से किलेबंदी में और उम्मीदवारों की सेटिंग में ही जो इंडिया गठबंधन के अंदर किचकिच है, वो बड़ा दिलचस्प है। जैसे किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतर गई है। जदयू का भी उम्मीदवार मुस्लिम, असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी भी मुस्लिम, और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यानी कांग्रेस का उम्मीदवार भी मुस्लिम। तो मुसलमानों के बीच में इस तरह से गोलबंदी होगी। अब जो बाकी वहां अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू मतदाता हैं, जिनमें यादवों की आबादी और ईबीसी की आबादी कहीं ज्यादा मुखर है, वो फिर ये तय करती है कि कौन मुस्लिम परस्त होगा उम्मीदवार, और जिसने खुल करके आक्रामक तरीके से मुस्लिम आबादी को जोड़ने का काम किया है, उसके खिलाफ वो गोलबंद हो जाएंगे। और इस तरह से फिर एनडीए के यानी जनता दल यू के पक्ष में जो वहां का उम्मीदवार है, उसके पक्ष में वो चले जाते हैं। अक्सर यही होता आ रहा है। लेकिन पूर्णिया में जहां कुशवाहा आबादी भी मायने रखती है, यादव आबादी भी मायने रखती है और मुस्लिम आबादी भी मायने रखती है, वहां जिस तरह से तिकोनी लड़ाई हो रही है, पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर के भी और महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं बन पाए, कांग्रेस आला कमान भी कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने जब अपना नाम वापस नहीं लिया, तब वहां भी तिकोनी लड़ाई हो गई है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आरजेडी के बीमा भारती जो जदयू से छोड़कर गई हैं, मंत्री थी, अवधेश मंडल की पत्नी, अवधेश मंडल वहां के बाहुबली, ऐसे एक नेता हैं जिनको लेकर के कहा जाता है इलाके में, और उनका प्रभाव, उनका रुतबा, उनका दबदबा ऐसा है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। पप्पू यादव भी उन्हीं में शोहरत रखते हैं। जदयू के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा मैदान में हैं। अब इन तीनों के बीच में जो रसाकशी होगी, उसमें देखना यह बड़ा रोचक हो जाएगा कि पप्पू यादव की भूमिका क्या होती है। वो क्या आरजेडी का वोट काट पाते हैं, और क्या जदयू के उम्मीदवार की जीत आसान हो पाती है, या फिर पप्पू यादव कुछ नहीं कर पाते और आरजेडी आसान तरीके से निकाल लेती है, या इन दोनों की लड़ाई में एनडीए वहां परचम लहरा लेता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा ऐसे ही। लेकिन कटिहार में 5वीं बार सांसद बन चुके तारिक अनवर इस बार सीधी लड़ाई में है। वहां भी मुस्लिम आबादी और यादव आबादी मायने रखती है, और सीधी लड़ाई में 6ठी बार संसद की दस्तक देने के लिए वो लड़ रहे हैं।
जदयू के दुलारचंद गोस्वामी कितना हद तक उन्हें रोक पाएंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस चुनाव में ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, बिहार में जिस तरह से इस बार परिवारवाद का परचम लहराता हुआ दिख रहा है, वो औरों से और बार से कहीं अधिक इस बार देखने को मिलेगा मतदाताओं को। छपरा में जो सारण है वहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र में मीसा भारती, समस्तीपुर में शंभवी चौधरी जो कि राज्य में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, और वहां रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती जमुई में, राजेश कुमार दिवंगत नेता आरजेडी के थे, उनके पुत्र कुमार सर्वजीत गया में। और इस तरह से आप देखिए कि ये लगभग आधे दर्जन से अधिक नेताओं के पुत्र पुत्रियां मैदान में उतर रही हैं, और ऐसे नेताओं की भी भरमार है, ऐसे उम्मीदवारों की भरमार है जो सीधे अपना डेब्यू कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और पहली बार अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो सीधे 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए ही जंग में हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अभी जो किचकिच का दौर चल रहा है महागठबंधन इंडिया गठबंधन के अंदर, वो कम होता नहीं दिखता, जबकि एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। 2 सभाएं कर चुके और आने वाले सप्ताह में भी उनकी 2 रैलियां निर्धारित हैं। अब इस तरह से परचम लहराता हुआ अगर विजय पताका आकाश में लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते चले गए तो निश्चय ही 400 पार के लक्ष्य को बिहार में 40 पार के लक्ष्य से साध लेना आसान होता चला जाएगा। और कहानी अगर इसी दिशा में बढ़ गई तो फिर लालू यादव का जातीय समीकरण और एमवाई से कहीं बाप के जुमले को भी, बाप यानी बहुजन और आधी आबादी, पुअर, इन सब को मिलाकर के जो समीकरण उन्होंने बनाया है उसे बाप का जुमला दिया गया है। तो बाप से भी ज्यादा उन्होंने एमवाई पर भरोसा किया है और एमवाई की ही किलेबंदी करते हुए एनडीए के लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो इसमें कितना सफल होते हैं या प्रधानमंत्री की राह फिर तीसरी बार आसान होती चली जाती है। हम आपसे फिर बात करेंगे बिहार के चुनाव के परिदृश्य पर। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे निवेदन करूंगा बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे वीडियो पर प्रतिक्रियाएं देने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।